सर IS-40 और IS-16 दो स्टैंडर्ड हमने अभी अभी कवर किए। अब हम तीसरे स्टैंडर्ड पे मूव करने जा रहे हैं और जो है हमारे पास IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सर हमारे सारे एसिड्स से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो हम एक साथ कवर करें। ठीक है, जब भी मैंने सीक्वेंस में IS-40 एंड देन IS-36 रखा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग हमारा, क्योंकि मैंने आपसे जब मेरी स्टार्ट की पहली क्लास की उसी टाइम मैंने आपसे कुछ बातें की थी कि कुछ एरिया है हमारा इस पेपर का, वो ऐसा है सर, वो बहुत लेंदी एरिया है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करें हमारे पास सिंगल एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश फ्लो और हमारे पास फाइनल अकाउंट्स आते हैं। सर ये वो एरिया है जिसके अंदर एग्जाम में आप चाह कर भी फुल मार्क्स गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जो रिमेनिंग एरिया ना उसे टारगेट करना है। ठीक है, उसे हमें अच्छी तरह से टारगेट करना है कि हम उसमें जो है वो मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें, और जो बाकी जो हमारा डिफिकल्ट एरिया है सर, हम उसमें एटलीस्ट पासिंग मार्क्स प्लस जो है अप्रोच अपनी लगाकर हम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स उन क्वेश्चंस में सिक्योर करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं जो इस हमारी एग्जाम किस तरह हमें परफॉर्म करना है उसकी सारी टेक्निक भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पहले अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड के ऊपर आज हम बात शुरू करेंगे। सर IS-36 में हमने क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले किसी भी स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले एज यू ऑल नो कि मैं उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले हम उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया में आया है तो वो क्यों आया है सर, उसकी वजह क्या है। ठीक, तो सर अगर हम बात करें IS-36 की, तो सर IS-36 हमें कहता है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सर IS-36 हमसे कहता है कि देखो, एसिड्स शुड बी कैरिड आउट एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। सर क्या मतलब? बोलते हैं देखो भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा जो मकसद है, यानी IS-36 के आने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके बुक्स के अंदर जितने भी एसेट्स हैं सर, जितने भी आपकी कंपनी के जो हैं वो एसेट्स हैं सर, वो सब के सब उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर वैल्यू नहीं हो। सर इसका मतलब क्या है, ज़रा कुछ एग्जांपल दें। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि सर मेरे पास मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है सर, वो मेरे पास गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी जिसको मैंने आज से कुछ साल पहले जो है ना वो लेट से 10 लाख रुपए में लिया था। ठीक है, उसे मैं जो है वो हर साल डेप्रिशिएट करता हुआ आ रहा हूँ सर। आज मेरी बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख रह गई है। ठीक है, लेकिन सर क्योंकि अभी जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सर अभी हमारी जो करंट सिचुएशन है सर, डॉलर जो है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉलर की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से सर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं सर, उनकी वैल्यू में बहुत इजाफा हो गया। और सर ऑफकोर्स जब इम्पोर्टेड गाड़ियों में इजाफा होता है तो हमारी जो लोकल मार्केट है सर, उसकी वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सर ये वो अभी सिचुएशन चल रही है कि जिसमें गाड़ियों की जो बुक वैल्यू है ना सर, गाड़ियों की बुक वैल्यू से ज़्यादा अभी उसकी वैल्यू हुई हुई है। यानी अगर आप कहें कि सर जो जो गाड़ी मेरी बुक्स के अंदर सर 5 लाख की आ रही है सर, वो अभी रियल में 5 लाख की नहीं बल्कि इससे ज़्यादा की आ रही है। तो सर क्या हमें जो है एक एसेट को उसकी वैल्यू से ऊपर लेके जाने का ये इम्पेयरमेंट है? नहीं सर, ये इम्पेयरमेंट नहीं है, ये तो सर रीवैल्यूएशन है। तो फिर सर इम्पेयरमेंट क्या है? देखो इम्पेयरमेंट जो है ना, इम्पेयरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट बात है, तो हम उसके ऊपर अब जरा डिटेल में बातें करेंगे। अभी सर आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अगर हम उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड करें, मैंने कहा कि सर मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है 5 लाख। ठीक है, असल में जब मैंने उसकी वैल्यू का पता लगाया कि यार इसकी वैल्यू अभी मार्केट में क्या चल रही है, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसकी वैल्यू तो सर 5 लाख नहीं है, बल्कि ये तो 3 लाख में, 3 लाख से ज़्यादा भी जो है मुझे वो कमा कर नहीं देगी या बेच कर नहीं देगी। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैंने अपनी बुक्स के अंदर कुछ गलतियां की हैं। गलतियों से मुराद क्या है सर? गलतियों से मुराद मेरा ये है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे। सर क्यों शो नहीं कर रहे? देखो इसका रीजन सिंपल है। एक जो चीज़ जो अभी अभी 3 लाख की जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, आपने उसको 5 लाख रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 लाख से आप अपने शेयर होल्डर्स को मिसलीड कर रहे हो। मैंने बहुत ऊपर तक अभी अपने बातें कर ली सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हुए। तो इसमें सर बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल हमने IS-36 के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो हमने हमने देखें जो दो चीज़ें, जो दो मेन चीज़ें हैं सर, वो है ऑब्जेक्टिव और इसका स्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और इसका स्कोप पढ़ेंगे सर, उसके बाद ऑफ कोर्स इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सर एक बच्चा कहता है सर मुझे ऑब्जेक्टिव पता है, मुझे स्कोप पता है और मुझे अकाउंटिंग भी नहीं पता, तो सर आपको फिर क्या पता है? ठीक है, तो इसलिए हमें जो है पहले ऑब्जेक्टिव स्कोप के ऊपर बात करते हैं, फिर हमें इसकी डिटेल्ड अकाउंटिंग सीखनी है। तो सर ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वो क्या है सर? हमारे एसिड जो है ना सर, उनकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक टेक्निकल एक वर्ड है सर, वो है रिकवरेबल अमाउंट। देखिए रिकवरेबल अमाउंट किस तरह का नाम है सर, इसके ऊपर बड़ी डिटेल बातें हमने करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमने बात कर ली। अब ज़रा बात करते हैं सर इसका स्कोप क्या है, सर किन किन चीज़ों पर ये अप्लाई होगा और किन किन चीज़ों पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ज़रा सोचो, अगर मैं आपको ये बता दूं कि सर इन इन चीज़ों पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो यकीनन इसका मतलब क्या होगा, बाकी सारी चीज़ों पर ये अप्लाई होगा। कोर्स मतलब सर अब दो दो लिस्ट तो आप याद नहीं करेंगे ना, सर इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वरना सर उसी के बीच में जो है वो आप घूमते रहेंगे और आपका सिलेबस गया साइड पे, ठीक है। तो सर हमें करना क्या है, हमें एटलीस्ट इसकी एक लिस्ट जो है वो कवर करनी है। वो वाली लिस्ट के IS 36 जो है वो इन एसिड्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो जरा पढ़ते हैं सर वो कौन कौन से एसिड्स हैं जिन पर IS 36 अप्लाई नहीं होता। सर मेरे पास आ रहे हैं, सबसे पहले तो सर मेरे पास आ रहा है इन्वेंट्रीज IS 2, ठीक है। सर IS 2 पर जो हमारा इम्पेयरमेंट है, जो हमारा IS 36 है, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हमारे एसिड्स होते हैं, क्या आप जानते हो सर स्टॉक भी तो आपका एसिड होता है। तो लेकिन सर उस स्टॉक के ऊपर IS 36 यानी इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होगा, ठीक। नंबर 2, सर रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर IFRS 15, सर हमारा इसी सिलेबस का यानी FAR 1 का टॉपिक है। बहुत डिटेल में हमने इसे कवर करना है इंशाल्लाह चंद टाइम के बाद, ठीक है। तो सर IFRS 15 से रिलेटेड जो हमारे पास एसिड्स अराइज होते हैं, सर उनके ऊपर भी हमारा IS 36 है वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर 3 पे आपके पास आ रहा है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। आगे देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, फेयर वैल्यू मॉडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो आपकी जो बिल्डिंग है, हमने अभी अभी IS 40 कवर किया है, तो सर आपके माइंड में बड़ा फ्रेश होना चाहिए वो। तो हमने सर बोला कि IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर IS 36 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो याद रहे सर, देखो IS 36 फेयर वैल्यू मॉडल पर तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सर कॉस्ट मॉडल पर जरूर अप्लाई होगा। हमने जब IS 40 पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पर लिख के भी दिखाया था कि सर कॉस्ट मॉडल के अंदर जब हम आते हैं तो हमारा एसिड वैल्यू होता है कि कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, ठीक है। यानी सर कोई अब तक उसमें अंदर इम्पेयरमेंट आई है तो वो भी उस एसिड की वैल्यू में से कम होगी। अच्छा सर जरा एक छोटा सा ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों का मकसद जो है ना वो यही है कि आपकी एसिड की वैल्यू को कम करना, राइट। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन सर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारा यानी जो हमारा IS 16 वाला डेप्रिसिएशन है, सर वो हमें जो है ना एक्चुअली बताते हैं कि आप एसिड को जिस तरह से जिस पैटर्न में यूज कर रहे हो उसी पैटर्न में उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, सही। तो वो हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन। लेकिन सर अगर हम IS 36 की बात करें तो सर ये एक ऐसी वैल्यू में कमी है जो अचानक से आ जाती है, सही, जो ग्रेजुअली नहीं आई। सर अचानक से कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई ऐसी बात हो गई, लेट से सर आप गाड़ी में जा रहे थे, सर गाड़ी एकदम से जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, अब सर उसकी वैल्यू में अच्छी खासी कमी आ गई, सर ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये इम्पेयरमेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो सर वो है जो आपने एक फिक्स, लेट से आप 10,000 जो है वो चार्ज कर रहे हो हर साल, जो आपने एक सिस्टमैटिक वे के अंदर उससे जो है वो चार्ज किया है। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा सर, हमने बहुत डिटेल बात की थी सर जब हम IS 16 पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन के ऊपर, या डेप्रिसिएशन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो सर हमने बोला क्या, हमने बोला कि डेप्रिसिएशन अलग चीज़ है, इम्पेयरमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल भी दी, इसी तरह आप और भी बहुत सारे सर एग्जांपल ले सकते हैं। ऑलराइट आगे बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए सर ये तीन जो है ना सर, ये आप लोगों के लिए अभी रेलेवेंट थे, ठीक है। नंबर 1 IS 2, यानी सर IS 2 से रिलेटेड जितने भी एसिड हैं उनके ऊपर IS 36 अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। IFRS 15 से रिलेटेड जितने भी एसिड्स हैं उन पर इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होगा। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एसिड्स हैं उनके ऊपर भी, स्पेशली याद रखना सर फेयर वैल्यू मॉडल की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं IS 40 की बात करूंगा सर मैं फेयर वैल्यू मॉडल की बात करूंगा, मैं कॉस्ट मॉडल की बात नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए सर क्योंकि कॉस्ट मॉडल के ऊपर तो सर इम्पेयरमेंट अप्लाई होगा, ठीक। अच्छा सर इसके बाद आपके पास कुछ मजीद एसिड्स आ जाते हैं जो आपके अभी इस टाइम FAR 1 के सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ ISs आप FAR 2 में जब थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे यानी अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह, तो फिर मैं और आप जो है ये आगे जो बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, तो वो अभी सर आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सर एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि और इसके अलावा कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से एसिड्स हैं जिन पे IS 36 अप्लाई नहीं होता। सर डेफर टैक्स एसिड, डेफर टैक्स एसिड IS 12 आप FAR 2 में पढ़ेंगे सर, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। एसिड्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट सर आप FFR में पढ़ेंगे इंशाल्लाह CA फाइनल में,
सर इसके ऊपर भी IS36 अप्लाई नहीं होता। फाइनेंशियल एसेट सर, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 FAR 2 में आप पढ़ेंगे सर, इसके ऊपर भी IS36 अप्लाई नहीं होता। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 सर, आप इंशाल्लाह इसे CA फाइनल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी आपके पास IS36 अप्लाई नहीं होता। इसके बाद दो और टॉपिक है सर, एसेट्स अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सर, इंशाल्लाह आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी IS36 अप्लाई नहीं होता। और लास्ट हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल एसेट IS41, इसका भी देखो याद रखना फेयर वैल्यू मॉडल। तो सर याद रखो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल किसी चीज़ का है तो मतलब उसका कॉस्ट मॉडल भी होगा, तो कॉस्ट मॉडल पे अप्लाई हो जाएगा, फेयर वैल्यू मॉडल पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सर हमने स्कोप के ऊपर थोड़ी सी बात करी, लेकिन सर इतनी बात तो सर सब करते हैं, ज़रा हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करनी है। तो एक्स्ट्रा बात क्या करनी है? अब सर मैं बच्चे से पूछता हूँ कि सर, सॉरी बच्चा जो है वो टीचर से पूछता है, तो कुछ बच्चे टेढ़े होते हैं ना सर, तो अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल है, सर आप कह रहे हैं कि सर ये इन ISS के ऊपर जो है वो IS36 अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो बच्चा पूछा सर क्यों नहीं होता? टीचर कह रहा है सर नहीं होता ना, मैं बता रहा हूँ नहीं होता। तो बच्चा कह रहा है नहीं सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि क्यों नहीं होता सर, रीजन क्या है? तो जरा आप लोग में से कोई इनिशिएट करेगा सर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो IS36 पहले से पढ़कर आ रहे होंगे, तो जरा मैं थोड़ा सा उनका इनपुट लेना चाहूंगा कि IS36 में हमने बात करी कि इन एसिड्स पर जो है हमारा IS36 जो है वो अप्लाई नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, जरा आप लोग अपना माइक ऑन करके जो है मुझे इस बात का रिप्लाई कर दें। सर टूटी फूटी जो बात आपके माइंड में आ रही है, जो भी छोटी से छोटी थोड़ी बहुत सर सर तुम हमको बताओ। यस सर। एप्रिशिएट नहीं होते, ये इनको हम डेप्रिशिएट नहीं करते। क्या इनको हम डेप्रिशिएट नहीं करते? तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि जिनको हम नहीं डेप्रिशिएट नहीं, वो तो उन्हीं को इम्पेयर करते हैं करते हैं, ऐसा है? शायद। नहीं सर ऐसा नहीं। सर इंटेंजिबल के ऊपर भी इम्पेयरमेंट लगेगी, हम आप और मैं FAR 2 में पढ़ेंगे सर, वो भी डेप्रिशिएट नहीं होते, ऑल्दो वो एमोर्टाइज होते हैं, वो डेप्रिशिएट तो नहीं होते। सर आपकी जो बात है, जो कि बेस है, वही बेस ही गलत है। यस सर मे भी इसलिए नहीं होते क्योंकि जो है ना ऑलरेडी लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड किए होंगे, जैसे इन्वेंट्री है वो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होती है। सर आप बहुत करीब हो, आपने बिल्कुल ठीक बात करी है। कोई और इनिशिएट करेगा सर? ऑलराइट, तो हमें दो आंसर एटलीस्ट मिले हैं। सर आपने सबसे पहले जो आपने बात करी, आप कहीं हद तक आपने ठीक बात की है। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर इन एसिड के ऊपर IS36 अप्लाई क्यों नहीं होता? सर इसलिए नहीं होता कि इनके पास इम्पेयरमेंट के अपने तरीके मौजूद हैं। तो क्या मतलब, इनके पास इम्पेयरमेंट के अपने तरीके मौजूद हैं। जिस तरह एग्जाम्पल हमें एक स्टूडेंट ने दी कि सर जिस तरह अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो सर इन्वेंट्री तो जो है वो ऑलरेडी IS2 के हिसाब से लोअर ऑफ पर रिकॉर्ड होता है, या तो कॉस्ट पर या NRV पर। मतलब सर उसका एक अपना तरीका है ना कि वो अपनी एक्चुअली इम्पेयरमेंट जो है, यानी जो भी उसकी वैल्यू में कमी है उसे रिकॉर्ड कर सके। सर इसी तरह सर बाकी एसिड्स भी होते हैं, उनकी भी सर अपने तरीके, जिस तरह हम फाइनेंशियल एसेट की बात करें, खैर अभी बात करना थोड़ा सा वेग हो जाएगा उसके ऊपर। तो सर इस तरह हम कहेंगे कि आपके पास जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जिनके ऊपर IS36 अप्लाई नहीं होता, इस वजह से नहीं होता क्योंकि उनके पास उनके अपने इम्पेयरमेंट करने के तरीके मौजूद हैं। लेकिन देखो एक बात याद रखना है, मैं कहीं पर भी ये नहीं कहूँगा कि हमारा एसिड जो है वो इम्पेयर नहीं होता, नहीं सर, एसिड हमारा इम्पेयर तो होता है सर, स्टॉक भी हमारा इम्पेयर तो होता है। इम्पेयर से मतलब सर उसका क्या मतलब, इम्पेयर का मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन सर उनके पास उनके अपने तरीके मौजूद हैं, इसलिए हम उनके ऊपर IS36 अप्लाई नहीं करते। तो सर आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छी बेस बन गई होगी, थोड़ी सी हम आगे जो है वो बात करते हैं। अभी तक सर हमने स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट नहीं किया सर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और स्कोप के ऊपर ही बात करिए। अब जरा थोड़ी सी इसकी अकाउंटिंग के ऊपर भी आएंगे। अच्छा जरा बात करते हैं सर, इम्पेयरमेंट होगी तो कब होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर इम्पेयरमेंट होगी इफ कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो। सर मतलब क्या है? देखो जो आपको मैंने अभी भी बेसिक एग्जांपल दी थी कि मैंने जो, मेरे पास एक गाड़ी थी सर, मेरी बुक वैल्यू जो है उसकी, जो मेरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड थी सर, वो 5 लाख थी। लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर इस गाड़ी को मैं लेट से बेचता हूँ तो मुझे पैसे जो हैं वो कितने मिलेंगे सर, मैंने कहा मुझे पैसे जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, मुझे हार्डली इसको बेचकर 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने इससे कहा कि मैं इसको बेचकर 3 लाख रुपए ही रिकवर कर सकता हूँ। तो अभी देखो बहुत इनिशियल स्टेज पर, तो मैं बहुत बहुत हल्की बात करूँगा। मैंने कहा सर इससे मैं कितने पैसे रिकवर कर सकता हूँ? सर आप इससे सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं।
तो सर देखो वही बात आ गई कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट आपके पास 5 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट आपके पास 3 लाख है, तो आपके पास 2 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है, 2 लाख से आपके एसेट की वैल्यू अब कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये आपके पास इम्पेयरमेंट की एक बिल्कुल मासूम सी छोटी सी आपके पास एक एग्जांपल आ गई। अभी सर हमने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बातें करनी है। तो सर पहली एग्जांपल तो आपको आई होप समझ में आई होगी। अच्छा, मुझे एक टेक्स्ट आया, लेट मी चेक इट। अच्छा सर, हुज़ैफा का टेक्स्ट है कि सर इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल दोबारा करा देता हूँ। मैंने कहा कि सर देखो डेप्रिसिएशन जो है ना, मैंने IAS 16 में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था कि देखो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, एक्चुअली हम डेप्रिशिएट किससे करते हैं सर, हम डेप्रिशिएट करते हैं अपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को। सर डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है ये सब हम पढ़ कर आए हैं। तो सर हम करते क्यों हैं, हम एक्चुअली डेप्रिसिएशन का मैंने आपको एग्जाम्पल आपकी डेफिनेशन ये पढ़ाई थी कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपकी होती क्या है। सर आप एलोकेट करते हो अपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से सर मेरे पास एक एसेट था, वो 1 लाख का था। ठीक है, 1 लाख का एसेट था, लेकिन उसको जब आप यूज करने के बाद 10 साल बाद उसको आप बेचते तो आपको लेट्स से आपके पास जो है वो लेट्स से 20,000 आपको रिकवर हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये कि उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 20,000। तो आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना रहा, मतलब कितने अमाउंट को आपको डेप्रिशिएट करना है, सिंपली सर 80,000 को आपने डेप्रिशिएट करना है। तो इस 80,000 को आप उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से एक सिस्टमैटिक वे में हर साल डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब ही सर ये है कि आपको एक सिस्टमैटिक एलोकेशन करनी है, किस चीज़ की, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई सर डेप्रिसिएशन की। तो फिर इम्पेयरमेंट किस चीज़ का नाम है सर, इम्पेयरमेंट देखो इम्पेयरमेंट एक अलग चीज़ है। मैंने कहा कि सर वो जो आपकी लेट से जो आपके पास गाड़ी थी 1 लाख की, सर उस गाड़ी को आप लेट से 80,000 रुपए को आप हर साल डेप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सर ईयर 3 में क्या हुआ, ईयर 3 के अंदर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वैल्यू में डायरेक्ट कमी आ गई। अब उसकी वैल्यू में सर बहुत ज़्यादा एकदम से कमी आ गई है। तो ये जो एकदम से उसकी वैल्यू में कमी का आ जाना है, जो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है, वो आपके पास इम्पेयरमेंट हो जाएगी। आई होप हुज़ैफा मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। सर क्लियर है? सर ये हम हर साल जो है इम्पेयरमेंट हर साल करते हैं। अच्छा, अरूप का क्वेश्चन है कि सर क्या हम इम्पेयरमेंट हर साल करते हैं। सर इसके ऊपर सर हम बहुत रीसेंट यानी हमारे पास जो अगली से अगली स्लाइड है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमें कब इम्पेयरमेंट करनी है। सर हर साल तो नहीं करनी होती, हर साल तो नहीं करनी होती विद फ्यू एक्सेप्शन। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि सर इम्पेयरमेंट होती क्या है। मैंने बोला कि सर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, बुक वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, आपका एसेट इम्पेयर हो गया। ठीक है, अच्छा सर अगर मैं आपके सामने लिखूं, लेट्स से सर मैं कहता हूं कि मेरा एसेट की सर कैरिंग अमाउंट है, मैंने कहा कि सर कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज़ है। सर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उसकी 80 रुपीज़। सर क्या इम्पेयरमेंट होगी? यस सर, सिंपल सी बात है सर। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, मेरी वैल्यू कितने से कम हो रही है सर, मेरी वैल्यू कम हो रही है ₹20 से। तो सर ये 20 रुपीज़ का मेरे पास इम्पेयरमेंट आ जाएगा। क्लियर है सर इतनी बात, पहली बात तो हमने करी। सर ये जो इम्पेयरमेंट हमारे पास आता है इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है सर, मैं अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सर ये जो मेरे पास इम्पेयरमेंट आया, ये इम्पेयरमेंट आपका लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, ये आपके पास डेबिट हो जाएगा सर। और आपका जो एसेट है, मैं कहूँगा कि सर मेरे एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है। सर ये जो आपके पास एसेट है सर, ये आपका एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल इनिशियल बात करी कि कैरिंग अमाउंट आपकी डेबिट हो, सॉरी आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो डेबिट होगा और एसेट आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है सर,
जरा अगली बात करते हैं। सर मैं जरा अगर थोड़ी सी अपनी एग्जांपल चेंज करूं, मैंने कहा कि सर मेरी कैरिंग अमाउंट है लेट्स से 100, सर रिकवरेबल अमाउंट है मेरे पास 120। सर क्या मेरे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगी? सर क्या मेरे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगी? यस। नो सर, शायद हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं इम्पायरमेंट गेन को। सर मेरे पास इम्पेयरमेंट तो रिकॉर्ड नहीं होगी, एटलीस्ट हमने इतनी बार डन करी कि इम्पेयरमेंट तो रिकॉर्ड नहीं होगी। रीवैल्यूएशन हो ना हो वो हम IS16 के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ बड़ी डिफरेंट बात है ना, आपको एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ती है, तो वो तो हम पूरा सारा सीख का है। ठीक है, तो सर अभी तो हमने सिर्फ इतना बोला कि कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो क्या कोई इम्पेयरमेंट होगी? नो सर, कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि मेरा जो सिनेरियो था सर वही फुलफिल नहीं हुआ। मेरे सिनेरियो के हिसाब से तो सर कैरिंग अमाउंट को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट को जो है वो कम होना चाहिए, तो ही मैं इम्पेयरमेंट जो है वो बुक करूँगा। सर इतनी बात हमने सीखी, अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये कैरिंग अमाउंट होती क्या है सर, जरा इसके ऊपर आते हैं। वैसे तो सर आप जानते ही होंगे कैरिंग अमाउंट को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर अपना इनपुट देना चाहूँगा। बात करेंगे हम दोनों चीज़ों पे, कैरिंग अमाउंट के ऊपर भी और रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर भी। सबसे पहले आ जाओ सर कैरिंग अमाउंट के ऊपर। मैंने आपसे कहा कि सर कैरिंग अमाउंट होती क्या है। जो कैरिंग अमाउंट जो है ना, या तो आपके एसेट की कुछ कॉस्ट होगी या उसका रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। तो उसमें से आपने क्या लेस कर देना है सर? उसमें से आपने लेस कर देना है अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सर अब तक आपने उसको जितना डेप्रीशिएट किया है वो सब आपने उसमें से लेस कर देना है। सर एक और चीज़ आपने उसमें से लेस करनी है सर, वो क्या है? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। सर ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या होती है सर? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट मीन्स हर साल या जब भी आपने अपने एसेट को इम्पेयर किया, आपने अपने एसेट को इम्पेयर किया, तो वो जितने का आपका अब तक का टोटल इम्पेयरमेंट लॉस था वो भी आपने अपने एसेट की वैल्यू में से कम कर देना है। तो जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगा, तभी तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगा, ये आपकी एक्चुअली एसेट की कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू होगी। सर कैरिंग अमाउंट को मैं किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर अब बच्चा पूछता है कि सर लेट्स से कि एसेट में कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं हुई तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा? सर आसान सी बात है, इम्पेयरमेंट तो आप नहीं लोगे, सिंपली एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। सर बच्चा कहता है कि सर मेरा अब तक मैंने अभी अभी एसेट परचेज किया है, तो ये साल का पहला दिन है और मेरा एसेट जो है लेट से मेरी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, सर अभी तक कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं हुई है लेकिन इम्पेयरमेंट आ गई है, तो क्या हुआ? आपके एसेट की अगर मैं कैरिंग अमाउंट अभी पूछूंगा तो क्या होगी? सर कैरिंग अमाउंट आपके एसेट की वही होगी जो आप एसेट की कॉस्ट में से अब तक का इम्पेयरमेंट लेस कर दोगे, क्योंकि सर डेप्रीशिएट तो अभी तक हुई नहीं है ना सर। डेप्रीशिएट तो आपके पास एक साल के बाद ही आप बुक करते हो, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर होती है। जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड, पानी पी लो। ऑलराइट सर, हम दोबारा बात करते हैं। सर अभी हमने एक बात के ऊपर बात तो कर ली है, वो है हमारा कैरिंग अमाउंट। अब जरा हमने दूसरी बात के ऊपर बात करनी है जो है हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट। सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? सर ये आपके पूरे IS36 का सबसे की एरिया है, ठीक है। यस। मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? सब मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? यस सर, अब ठीक आ रही है, पहले थोड़ा सा था मसला आवाज में। ऑलराइट, आपका माइक थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ। आई होप अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन भी प्रॉब्लम है, तो आई होप के मैनेज होता है। ओके सर, अब बात कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी तक आपसे बात की है सिर्फ और सिर्फ कैरिंग अमाउंट के ऊपर, मैं रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर बात अब शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। तो सर रिकवरेबल अमाउंट होती क्या है?
सर रिकवरेबल अमाउंट एक्चुअली हायर ऑफ होगी। सर हायर ऑफ से मुराद क्या है, यानी सर हम इन दोनों का कंपटीशन करवाएंगे सर, जो इनमें से ज़्यादा होगा वही हमारी एक्चुअली रिकवरेबल अमाउंट होगी। लेट से सर ये पहला डब्बा मेरे पास 100 रुपीज़ का है, दूसरा डब्बा जो है वो सर मेरे पास 120 का है, तो सर ये मेरे पास हायर है, तो ये मेरी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अब सर इन डब्बों में क्या लिखा हुआ है, ज़रा ये डब्बे जो है ना इनको जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। सर इसका क्या मतलब है, देखो उसने बोला रिकवरेबल अमाउंट जो है ना वो ये भी हो सकती है अगर ये ज़्यादा हुई। ठीक है, किससे ज़्यादा हुई सर, इससे ज़्यादा हुई। मतलब क्या है सर, मतलब हमें इन दोनों का हायर ऑफ लेना है। अब ज़रा इन दोनों को हम सेपरेटली जो है वो पढ़ते हैं। सर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या चीज़ है, देखो आप का एसिड की फेयर वैल्यू मैं कहूँ कि सर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मैंने जाकर उस गाड़ी के मार्केट में रेट लगवाए, तो मुझे पता लगा कि ये जो गाड़ी है मेरी ये कोई 5 लाख में बिक जाएगी। ठीक है, लेकिन सर ऐसा नहीं कि सर गाड़ी मैंने उठाई और मुझे डायरेक्टली 5 लाख मिल गए, नहीं सर, कुछ खर्चा इसके ऊपर मुझे करना पड़ेगा, कुछ मेरी कॉस्ट और सेल होगी। लेट से सर कोई मुझे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी हुई, ठीक है, यानी सर कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है, वो सारी कॉस्ट जो बेचने के लिए लगी हो। ठीक है, तो आपने आपके अपने एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है, सर उसमें से कोई कॉस्ट टू सेल है उसे लेस कर देना है। ठीक है, तो आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है सर वो ये हो सकती है, यानी सर आपके एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, सर दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात है उसकी वैल्यू इन यूज। सर वैल्यू इन यूज का क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। देखो मैंने बोला कि यार अगर मैं आपको जरा आसान वर्डिंग में बताऊं ना सर कि रिकवरेबल अमाउंट होती क्या है, तो देखो दो बातें आपके पास लिखी हुई, सिंपल वर्डिंग में सर ये आप समझ लो कि आप इस एसिड को बेचकर कितने पैसे कमा सकते हो, नंबर वन, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नंबर टू, आप इस एसिड को यूज करके कितने पैसे कमा सकते हो, यानी वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो सर बेचकर कितने का पैसे कमा सकते हो इसके ऊपर हमने बात कर ली, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब जरा आ जाते हैं कि हम इसको यूज करके, यानी इसकी वैल्यू इन यूज क्या है, यानी इसको अगर हम यूज करते रहें तो हम इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, जरा एक बात याद रखना अपने अपने दिमागों के अंदर कि देखो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर एक कंपनी के पास एक एसेट है ना, तो उसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा ही होगी उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। ठीक है सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट से सर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, अगर इस गाड़ी को मैं अभी बेच दूँ ना, तो सर हार्डली मुझे ये 10 लाख रुपए जो है वो रिकवर करके देगी। ठीक है, मेरे पास लेट से एक गाड़ी है सर, मैं कह दूं कि मेरे पास एक सिविक है सर, लेटेस्ट मॉडल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, इसकी कोई मार्केट वर्थ है अभी जो है वो कोई 25 लाख रुपए। ठीक है, मतलब इसकी नई गाड़ी की वर्थ है, लेकिन मेरी गाड़ी क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है सर, तो ये अभी जो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है सर वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसको अगर अभी बेचता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर इसी गाड़ी को जो है मैं करीम या उबर के अंदर लगवा दूं, तो सर इस गाड़ी से मैं 4 से 5 साल के अंदर इससे ज्यादा पैसे रिकवर कर सकता हूँ। सर मैं 10 लाख से ज्यादा पैसे रिकवर कर सकता हूँ। सर ये गाड़ी पर मंथ मुझे लेट से 40,000 जो है ना वो मुझे पर मंथ बेसिस पर दे देगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से सर हमें ये एक साल के अंदर भी अच्छा खासा अमाउंट दे देगी। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि नॉर्मल सिचुएशन में ना वैल्यू इन यूज ज़्यादा ही होती है, यानी उस एसेट को आप यूज करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। क्योंकि सर अगर एक एसेट को आपने बेचना ही होता, एक एसेट को आपने बेचना ही होता, तो फिर आप उसको खरीदते ही क्यों। ठीक है, क्योंकि सर बेचने के लिए तो सर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी इन्वेंट्री को ही खरीदते हैं। मैंने आपसे बड़ी कई दफ़ा बात करी है कि सर ऐसी चीज़ जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो सर याद रखना नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हम अगर एक एसेट खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू इन यूज ज़्यादा ही होती है, मतलब मैं उसको यूज़ करके उससे ज़्यादा कैश फ्लो रिकवर कर सकता हूँ। सर एक बात, तो एक चीज़ के ऊपर तुमने बात करी, ठीक है, तो अभी सर इसके ऊपर हम बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, वैल्यू न्यूज़ के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा बात करनी है आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर हम उसके लिए आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इस स्टैंडर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। अच्छा सर, हमारा मीटिंग टाइम भी जो है वो आफ्टर 7 मिनट एंड हो जाएगा, तो हमें एक नई मीटिंग के साथ ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आफ्टर 7 मिनट। ठीक है सर,
तो मैंने आपसे कहा कि हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली। अब जरा हम अपने एग्जांपल को ना थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। मैं आपसे कहूं कि अच्छा सर, मैंने आपसे कहा कि अगर मेरा एसेट है सर, उसकी कैरिंग अमाउंट लेट से, उसकी कैरिंग अमाउंट है मेरे पास 100 रुपीज और उसकी वैल्यू इन यूज है सर, वैल्यू इन यूज है मेरे पास उसकी लेट से 120 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है मेरे पास उसकी 80। जरा जल्दी से मुझे बताएं क्या मेरा एसेट इम्पेयर हो सकता है? सोच समझने के बाद, ठीक, पहले सोच लें 1 मिनट और मुझे फिर आंसर करें। क्या मेरा एसेट इम्पेयर हो सकता है? क्या मेरा एसेट इम्पेयर होगा? नहीं सर, नहीं होगा। सर नहीं होगा। क्यों सर? मेरी फेयर वैल्यू तो कम है सर, फेयर वैल्यू तो सर मेरी 80 है, मेरी एसेट की कैरिंग अमाउंट तो सर 100 है, क्यों नहीं होगा सर? सर हायर ऑफ होती है रिकवरेबल अमाउंट। ऑल राइट सर, आपने बोला कि हायर ऑफ होती है रिकवरेबल अमाउंट, यानी आपने एक्चुअली कंपटीशन करवाना है सर वैल्यू इन यूज का और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। जो उसमें से सर जीत जाएगा वही हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी। तो इस केस में सर हमारी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 120 बनती है। तो अगर हम 120 और 100 को कंपेयर करते हैं तो सर 100 छोटा है, तो हमारी इम्पेयरमेंट नहीं होगी। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अच्छा सर, मैंने इसके ऊपर अभी ना कुछ केसेस आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस 5 मिनट में कर पाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। आपके सामने ओपन कर रहा हूँ अपना एनोटेशन पोर्शन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सर क्या आप सबके पास मेरी वन नोट की स्क्रीन आ रही होगी शो? ठीक है सर। अब हम जरा बात कर लेते हैं। सर मैं आपके सामने ना 4 डिफरेंट तरह के केसेस रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या मेरा एसेट इम्पेयर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ सर मेरा एसेट है उसकी जो है वो सर, मैंने आपसे कहा कि मेरा एक एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट है लेट से मेरे पास 100 रुपीज। ठीक है, ये केस नंबर 1 है। सर केस 1 के हिसाब से सर मेरा एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो 100 है और उसकी जो वैल्यू इन यूज है सर वो मेरे पास 80 है। जो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है सर ये मेरे पास उसकी है लेट से 60। सर मेरे पास कितने का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगा? जरा मुझे जल्दी से बता दो आप लोग, टैक्स कर 20 रुपए बताओ। का सर। कितने का? 20 रुपए का। 20 रुपए का। क्या क्या बाकी सब अग्री हो इससे? सर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अटेंटिव इन माई क्लास। ठीक है, तो जब मैं कुछ पूछूंगा तो आप सब ने जो है ना कोशिश करनी कि अपने आंसर। यस। ठीक है सर। तो सर 20 रुपीज़ का हमारे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इम्पेयरमेंट की इसमें, तो सर मेरे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगा लेट से 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब ज़रा मैं अपना केस नंबर 2 आपके सामने रखता हूँ। सर मैंने कहा मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट है लेट से 100। सर वैल्यू इन यूज है इसकी 110। सर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो है इसकी आपके पास 90 रुपीज़ की। सर कितने का इम्पेयरमेंट सर बुक होगा? जल्दी से बता दो मुझे। नो सर, इम्पेयरमेंट नहीं बुक होगा। इम्पेयरमेंट नहीं होगा। सर इम्पेयरमेंट नहीं सर होगा। नो इम्पेयरमेंट। नो इम्पेयरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें में ना 2 तरह की बातें होंगी। एक तो सर इम्पेयरमेंट नहीं है और दूसरी बात इम्पेयरमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब इम्पेयरमेंट, एक तो हम कहेंगे कि सर अभी इस सिचुएशन के हिसाब से ना इम्पेयर नहीं होगा ऐसे। चलो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी जरा इन्हीं केसेस को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जरा जरा आगे हम बात करते हैं। मैंने कहा कि सर मेरा एसेट की कैरिंग अमाउंट है
मेरे पास 100 सर, उसकी वैल्यू इन यूज है मेरे पास 80 सर। मुझे उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, मुझे सर इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता। क्या मैं एसिड को इम्पेयर करूंगा? क्या मेरी इम्पेयरमेंट होगी एसिड की? होगी शायद सर, क्योंकि वैल्यू इन यूज तो पता है हमें। सर वैल्यू इन यूज तो पता है सर, तो क्या फेयर वैल्यू का जानना जरूरी नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? जरूरी है, क्योंकि हम उनका ही चलो, हायर यस सर, लेंगे तो इस केस ना। को जरा अभी ना थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम, बल्कि हम एक काम करते हैं, इस क्लास को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है? मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, हम नेक्स्ट मीटिंग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है।